हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, सीरीज चल रही है रीड 2022 के लिए, जिसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन और सिस्टमेटिक। इस पे रेगुलर वीडियो आ रहे हैं ये, और इस सीरीज में ये पांचवा वीडियो है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोरी, नशाखोरी व धूम्रपान। जो सामाजिक बुराइयों वाला जो आपका फर्स्ट चैप्टर में 5 सामाजिक बुराइयां बताई थी, उसमें आज ये अंतिम वीडियो है। ठीक है, चलिए तो आगे इसको कंप्लीट करने से पहले, इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टडी हंगर्स का ऐप हो चुका है लॉन्च। तो साथियों, जिन्होंने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आज ही डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पर रेटिंग दें। वहाँ पर बहुत से फीचर हैं। ऐप को डाउनलोड करोगे तो जो फ्री टेस्ट वाला है, यहाँ पर आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप जाकर स्टडी मटेरियल दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो कोर्सेज वाला सेक्शन है, वहाँ पर जा सकते हैं आप। बहुत से कोर्सेज वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत से फीचर हैं, आप इस पे जाएं, विजिट करें। ठीक है, और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, तो वहाँ पर वो चैट वाला जो सेक्शन है, वहाँ पर आप मुझसे कोई भी अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चोरी की बात करते हैं। पहले तो चोरी क्या होता है भैया, चोरी की बेसिक परिभाषा जान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उसकी इच्छा या सहमति के बिना गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखना चोरी कहलाता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने आपके घर में आया रात में और चोरी करके ले गया, तो उसने क्या परमिशन ली? हमसे नहीं ली। चोर आया, चोरी करके ले गया, तो वो गैर कानूनी तरीका था। अब हम जाते हैं पुलिस के पास, रिपोर्ट लिखाते हैं, तो यही तो चोरी कहलाता है। बेसिक शब्द है ना। बात आती है कि आईपीसी के किस धारा में, जो इंडियन पेनल कोड है, जो भारतीय सिविल संहिता है, उसकी किस धारा में चोरी की परिभाषा दी गई है? धारा 378, धारा 379, धारा 460, धारा 462। तो आईपीसी की धारा 378 डिफाइन करती है किसको? चोरी की परिभाषा को। याद रखें, चोरी एक बहुत ही छोटा सा, ये जो हमारे 5 पॉइंट थे इसमें सामाजिक बुराइयों में, इसमें चोरी ही सबसे छोटा है। ठीक है, बाकी के तो ठीक ठाक हैं। ठीक है, तो चोरी की परिभाषा किस में? आईपीसी की धारा में, धारा 378 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चोरी के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए पनिशमेंट की बात किस धारा में कही गई है? धारा 378, धारा 390, धारा 379, धारा 375। तो धारा 379, धारा 379 में व्यक्ति के लिए, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें बताया गया है धारा 379 में कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, तो चोरी से रिलेटेड तो देखो क्वेश्चंस हैं वो यही हैं, कोई ज़्यादा हाई फाई इससे क्वेश्चंस नहीं बनते। जनरल 300, धारा 378 याद रखें। 378 में क्या है? चोरी की परिभाषा है, और 379 में चोरी के लिए पनिशमेंट की बात कही गई है। ठीक है, अब बात आता है जो नशाखोरी वाला था, नशा वाला, धूम्रपान वाला, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है? आपके पास इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2006, सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2007, सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008, उपर्युक्त सभी। इनमें से कोई एक सही है या उपर्युक्त सही है? सभी सही हैं, क्या है? तो भैया जो सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम आया, वह आया 2008 में। कब आया? 2008 में। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन के, जो सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम है जो 2008 में आया, यह कब लागू हुआ? ठीक है, 12 सितंबर 2009, 2 अक्टूबर 2008, 22 नवंबर 2006, 12 अगस्त 2008। तो सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम जो है वह 2008 में आया, और यह लागू हुआ 2 अक्टूबर 2008 को। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2008 को। यह जो अधिनियम है वह हमें बताता है कि जो भी हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हुए, दुकानें हुई, बस स्टैंड हुए, रेलवे स्टेशन हुए, यहाँ पर धूम्रपान करना क्या है? निषेध है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करता है, कोई पब्लिक प्लेस है, जैसे मैंने बताए थे आपको अभी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, दुकान। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करता है तो कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? जुर्माना लगेगा किसके अंतर्गत लगेगा? तो जो अधिनियम बना 2008 में उसके अंतर्गत लगेगा, लेकिन कितने रुपए का लगेगा? 200 रुपए का, 500 रुपए का, 300 रुपए का, या 700 रुपए का? तो जो जुर्माना लगेगा ना, वो 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? 200 रुपए का। देखिए, एक यहाँ पर ये एक सरकार का धूम्रपान का वो भी है,
है ना, एक बोर्ड है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि धूम्रपान करना एक दंडनीय अपराध है, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप पर जो जुर्माना लगेगा वो 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है। अगला बात करते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, कि भैया तंबाकू का सेवन नहीं करना है आपको, तंबाकू का सेवन करोगे तो क्या है कि आपकी जान को खतरा है, इससे कैंसर जैसी तमाम बीमारियां बनती हैं। ठीक है। तो ये जो दिवस है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 30 अक्टूबर, 31 मार्च, 31 मई, 22 अप्रैल। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं। भैया स्मोकिंग को स्टॉप करो और अपनी लाइफ को बचाओ। ठीक है। तो ये इसके लिए याद रखें, एक दिवस है पर्टिकुलर, कौन सा? 31 मई। चलिए अगला बात करते हैं कि धूम्रपान या गुटखा की कंपनियां जो हैं वो, उनका जो पैकेट होता है, जैसे तमाम प्रकार के गुटखा मार्केट में आते हैं, उनके पैकेट पर क्या है कि सरकार ने नियम बनाया है कि आपको अपने पैकेट पर एक चेतावनी लिखनी होगी, और बाकायदा एक भयंकर से भयंकर खतरनाक जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हो उसका एक फोटो आपको छापना होगा, जिससे व्यक्ति देखे उसको और गुटखा ना खाए। मतलब एक तरीके से जागरूकता आए लोगों में और लोगों में एक डर बने गुटखा के प्रति। तो इसमें बताया गया कि जो पैकेट होता है उसके कितने प्रतिशत भाग पर उस चेतावनी यानी कि उस चित्र को छापा जाता है? 40%, 50%, 75% और 85%। तो 85% हिस्से पर क्या है, उसको छापा जाता है। जैसे देखिए आपके समझ ये एक चित्र दिया है और इसमें आप देख पा रहे हैं कितना खतरनाक सा एक चित्र है, लेकिन लोग बाग इसको देखते हैं इजीली, कुछ नहीं, उनके लिए मैटर ही नहीं करता है। चेतावनी भी लिखी हुई है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन लोग वाग फिर भी इसको खाते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि ये चेतावनी वगैरह भैया हम भारतीय लोगों के लिए तो मायने रख ही नहीं रही हैं। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट इस पर टैक्स ले रही है। देख पा रहे हैं आप, जो शराब हुआ और ये गुटखा हुए, ये इनको बाहर ही रख दिया है गवर्नमेंट ने जीएसटी से। गवर्नमेंट चाहती है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाए लोगों से। तो भैया तंबाकू का सेवन और इसका सेवन नहीं करना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए इस बारे में, क्योंकि भयंकर बीमारियां इससे जन्म लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? माइकोटिन, लाइकोटिन, निकोटिन और मेलानिन। तो तंबाकू में जो पदार्थ पाया जाता है वह पाया जाता है निकोटिन। ठीक है। और तंबाकू में निकोटिन जैसे तमाम ऐसे विषैले पदार्थ हैं जो पाए जाते हैं, और बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इनके माध्यम से क्या होता है, यह खून के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है और एक टार बनाता है। टार जो होता है, ठीक है, कार्बनिक रसायन बनकर क्या होता है, उससे चिपक जाता है फेफड़ों से। और जब ये फेफड़ों से चिपक जाता है तो फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं, फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं उनको दिक्कत आती है ऑक्सीजन ग्रहण करने में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में। तो ऐसे धीरे 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 तमाम प्रकार की बीमारियां बन जाती हैं और व्यक्ति की धीरे धीरे डेथ हो जाती है। ठीक है। तो खतरनाक बीमारी है, जिसे काला सोना कहा जाता है। किसे काला सोना कहा जाता है? ये यहाँ पर बात हो रही है काला सोना की। ठीक है। तंबाकू, गुटखा, गांजा, अफीम। तो अफीम को कहा जाता है, अफीम को काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफीम को काला सोना कहा जाता है। और अफीम का जो पौधा होता है पेपेब सोमनीफेरम, क्या नाम है? पेपेब सोमनीफेरम। इसका जो दूध होता है इसको सुखाकर अफीम बनाया जाता है। ठीक है। अफीम का जो पौधा है पेपेब सोमनीफेरम, इसके दूध को सुखाकर क्या बनाया जाता है? अफीम बनाया जाता है। और अफीम को हम कहते हैं काला सोना। अगला है कि तंबाकू के ऊपर रिसर्च सेंटर बनाया गया है पर्टिकुलर। ठीक है, कि क्या क्या इसमें दवाई मतलब केमिकल्स होते हैं, क्या क्या इसमें खतरनाक पदार्थ होते हैं, उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च चलती रहती है पूरी। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, जयपुर राजस्थान, बेंगलुरु कर्नाटक। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। अगला है एनडीपीएस एक्ट किस वर्ष में आया? एनडीपीएस एक्ट किस वर्ष में आया? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1981, 1984, 1985, 1987। तो एनडीपीएस एक्ट जो है वह 1985 में आया। कब आया? 1985 में आया। तो इसकी फुल फॉर्म में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एनडीपीएस की फुल फॉर्म याद रखें सब लोग, हो सकता है पूछ ली जाए। द नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए की गई थी। फिर वो चाहे नशे के उत्पादन की बात हो रही हो, प्रोडक्शन हो रहा हो, या फिर उसका स्टोरेज कर रहे हो, या उसकी बिक्री कर रहे हो आप, या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हो। यानी कि ओवरऑल हम बात कर सकते हैं कि जो नशीले पदार्थ हैं उनके कंट्रोल करने के लिए स्पेशली एक एक्ट लाया गया, एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1985 में आया। ठीक है।
और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? वहाँ पर ये पीडीएफ मैं डाल देता हूँ। बाकी का है नाडा। देखिए, 2 एजेंसी हैं ऐसी, एक नाडा है और एक वाडा है। यानी कि नाडा जो है नेशनल लेवल पे काम करती है और वाडा जो है वो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। जो स्पोर्ट्स होते हैं, गेम होते हैं, वहाँ पर एक्चुअली क्या है, वो एक निष्पक्ष तरीके से हों। वहाँ पर कोई भी जो खिलाड़ी है मतलब इन नशे की चीज़ों का सेवन ना करे। क्योंकि होता क्या है कि कई ऐसे नशे वाले इंजेक्शंस आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, जिनका सेवन करने से क्या है, व्यक्ति की जो बॉडी है उसमें पावर आ जाती है और व्यक्ति फिर बेहतर प्रदर्शन करता है। तो ये गलत है, अपराध है। तो क्या है कि इसके लिए बाकायदा टेस्ट होते हैं, डोपिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है? तो अभी हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। तो नाडा की स्थापना कब हुई? 22 अक्टूबर 2004, 22 अक्टूबर 2003, 12 नवंबर 2007, 24 नवंबर 2005। तो नाडा की जो स्थापना हुई वो हुई 24 नवंबर 2005 को। कब हुई? 24 नवंबर 2005 को, ठीक है? अब बात करते हैं कि नाडा का काम क्या है। तो नाडा देश में अपने सभी रूप, जितने भी खेल के जो फॉर्मेट होते हैं, उनमें जो डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रहा जो खिलाड़ी है, ठीक है? तो नाडा उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल करती है, ठीक है? नाडा की बात करें, नाडा का जो फुल फॉर्म है, नाडा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जैसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी। इंडिया की है ये हमारी नाडा, ठीक है? और इसका जो मोटो है, ठीक है, इसका मोटो है निष्पक्ष खेल, यानी कि प्ले फेयर। भैया, कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन करके नहीं खेलेगा। पता चले कि सेवन करके आ गया और वजन टांग दिया उसने, मान के चलिए पावर लिफ्टिंग चल रही हो, 300 किलो वजन, और एक व्यक्ति है जो सामान्य दिन रात मेहनत कर रहा था, वो बेचारे पे वजन उठाया 200 किलो। तो ये कुछ समय के लिए बॉडी क्या हो गई, एक्टिव मोड में हो गई, ज़्यादा हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है? तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशली नाडा को बनाया गया है। अब इस सेम इसी तरीके से जो ओलंपिक होते हैं, कॉमनवेल्थ होते हैं, है ना, नेशनल लेवल के जो गेम्स होते हैं, फीफा हुआ, तो इन सभी के जो गेम में कंट्रोल करने के लिए लाया गया वाडा को, है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे कहते हैं, ठीक है? तो वाडा की स्थापना कब हुई? 10 नवंबर 1999, 10 अक्टूबर 1989, 10 अगस्त 1985, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें वाडा की जो स्थापना हुई वो हुई 10 नवंबर 1999 में, ठीक है? वाडा की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और वाडा काम क्या करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल हैं उनमें ड्रग्स के जो चलन बढ़ता जा रहा है उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसके लिए वाडा की स्थापना की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है? तो ये कंप्लीट हमारा इसके ऊपर वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।